आज के समय में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में न केवल छात्रों को जानना चाहिए बल्कि एक आम इंसान को भी जानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरणीय संकट हमारे सामने दस्तक दे रहा है, इसके बारे में सही जानकारी हासिल करके हम पर्यावरण के साथ बेहतर संतुलन स्थापित कर सकते हैं और पर्यावरण की समस्याओं से जूझने और उससे बाहर निकलने की पृष्ठभूमि का भी निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रोग्राम बेहद खास हो जाता है जिसका नाम है एनवायरमेंट दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरें होती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास आपके सामने करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। पहली खबर थी सबाइंस गिल, इसको आप सबीन्स गल के नाम से भी पढ़ेंगे। सबीन्स भी लिखा जाता है, सबाइंस भी लिखा जाता है। ये एक समुद्री पक्षी है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे कि इसकी किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं और ये भारत में हाल ही में देखा गया है वर्ष 2013 के बाद। तो वर्ष 2013 के बाद भारत में किस स्थान पर देखा गया है और उस स्थान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। फिर बात होगी भारत के दो नए रामसर स्थलों के बारे में। हाल ही में भारत में दो नए रामसर स्थल ऐड हुए हैं और उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की जो आर्द्र भूमि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 91 हो गई है। तो ये दो रामसर स्थल कौन से हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक होगा टाइगर सफारी से संबंधित। हाल ही में झारखंड ने अपनी पहली टाइगर सफारी बनाने की एक प्रकार से उस मुद्दे पर विचार किया है और हो सकता है कि जल्द ही पलामू टाइगर रिजर्व के जो फ्रिंज एरियाज हैं, जो बाहरी क्षेत्र है, उसमें पहली टाइगर सफारी झारखंड में स्थापित की जाएगी। यहां पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि टाइगर सफारी कहते किसको हैं और किसके अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान की जाती है। अगर कोई कानून है या कोई संस्था है, कौन इसको मान्यता प्रदान करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कहता है कि बफर क्षेत्रों, कोर क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों को छोड़ करके टाइगर सफारी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो तीनों टॉपिक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सबाइंस गल पक्षी के बारे में। तो आप इसकी एक सामान्य तस्वीर यहां देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जो इसका सिर है, जो ऊपरी हिस्सा है, ये टोपी है, ये काले रंग की है। अगर इसकी चोंच देखें तो चोंच इसकी यहां तक काले रंग की है और अगला हिस्सा, अगला जो सिरा है वो पीले कलर का है। इसके अलावा इसकी जो गर्दन है वो सफेद कलर की है और जो इसके पंख है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो स्लेटी ग्रे कलर का है। अगर इसकी आप पीछे की पूंछ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत पैनी है, बहुत तीखी है, फोर्क की तरह नजर आती है और इसमें भी आपको ये तीनों रंग देखने को मिलेंगे, काला, सफेद और स्लेटी। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। हाल ही में इसकी उपस्थिति को दर्ज किया गया है और कहां पर किया गया है, गुजरात के नाल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको देखा गया है और ये एक आर्कटिक समुद्री पक्षी है जिसका नाम है सबाइंस गल या सबीन्स गल। भारत में इस दुर्लभ पक्षी को लास्ट कब देखा गया था, इससे पहले कब देखा गया था, वर्ष 2013 में देखा गया था। और कब, कहां पर देखा गया था, केरल में देखा गया था। ये एक अत्यंत ही दुर्लभ पक्षी है, बहुत कम दिखाई देता है, प्रवासी पक्षी है। और इस अवलोकन को, यानी ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है, इसको ई बर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। सार्वजनिक पक्षी देखने वाला एक डेटाबेस है, वहां पर भी इसको देखा गया है। आमतौर पर यह भारत में नहीं देखा जाता है और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हो सकता है कि अपने प्रवास रास्ते से भटक गया हो, प्रवास मार्ग से भटक गया हो और इसलिए गुजरात के नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में इसको देखा गया है। सबाइंस गल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। एक छोटा आकर्षक समुद्री पक्षी है, गल है। इसकी पहचान की जा सकती है इसके तेज काले रंग की टोपी, जो इसके सिर का कलर है, उससे, हुड से इसकी पहचान की जा सकती है। साथ ही इसके सीधे तौर पर इसके ऊपरी हिस्से पर यह स्लेटी कलर देखा जा सकता है, गर्दन पर सफेद कलर देखा जा सकता है, तीन रंगों वाले पंख देखे जा सकते हैं। इसके जो पंख हैं, पंखों में तीन रंग दिखाई देता है, काला, स्लेटी और सफेद। इसके अलावा ये केवल दो गल प्रजातियों में से एक है जिसके काले रंग की चोंच होती है और जिसका जो सिरा है वो पीला होता है। इस प्रकार से काले रंग की चोंच और ऐसी चोंच जिसका सिरा पीला हो, केवल दो गल प्रजातियां ही हैं।
और उसमें से एक ये है जिसको हम सबाइंस गल के नाम से जानते हैं। इसकी पूंछ जो है वो बहुत छोटी सी होती है, कटी सी आपको दिखाई देगी, कटीली आपको दिखाई देगी और फोर्क जैसी दिखाई देगी, कांटे जैसी दिखाई देती है। अगर हम इसके प्रजनन स्थलों के बारे में बात करें तो इसके प्रजनन स्थल है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी सामान्यतः जो अलास्का का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के जो आर्कटिक क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रजनन स्थल माना जाता है। नम टुंड्रा क्षेत्रों के पास ये घोंसले बनाते हैं। जब हम टुंड्रा क्षेत्र की बात करते हैं तो टुंड्रा क्षेत्र का सामान्य विशेषता क्या होती है, जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़े और यहां किसी प्रकार के वृक्ष की उपस्थिति आप नहीं देख पाएंगे, बल्कि सामान्यतः घास जैसे काई, लाइकेन और सामान्य घास की अवस्थिति, घास या झाड़ी जैसी वनस्पति ही सामान्यतः आपको यहां पर देखने को मिलेगी। वृक्ष की उपस्थिति यहां नहीं देखने को मिलेगी और वहीं पर ये अपने घोंसले बनाते हैं। सर्दियों में जब बेहद ज्यादा सर्दियां होती हैं उसके दौरान ये प्रवास करते हैं और ये प्रवास सामान्य तौर से दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के समुद्री क्षेत्रों की ओर करते हैं। भारत में आमतौर पर प्रवास नहीं करते हैं, इसलिए इनका देखा जाना एक अत्यंत ही दुर्लभ घटना है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये पक्षी अपने सामान्य प्रवासी मार्ग से भटक गया होगा और यही कारण है कि इसकी उपस्थिति नाल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य में देखी गई है। नाल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़े और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वेटलैंड अभ्यारण्यों में से एक माना जाता है। आर्द्र भूमि के अभ्यारण्य सेंचुरी में से एक माना जाता है। इसे रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त है, यानी इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिली हुई है। यहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखने को आते हैं, जैसे फ्लेमिंगो, पेलिकन, बत्तखे और बगुले जैसे पक्षी यहां देखने को आपको सामान्य तौर से मिल जाएंगे। अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो दो नए रामसर स्थलों से जुड़े हुए हैं। तो ये दो नए रामसर स्थल कहां पर स्थित हैं? ये भारत के राजस्थान में स्थित है। कौन से रामसर स्थल हैं? एक है राजस्थान का ही खीचन जो कि फलोदी में स्थित है। फलोदी को आप इस प्रकार से लिखिएगा, फलोदी को आप सामान्यतः इस प्रकार से लिखिएगा, फलोदी। और दूसरा है उदयपुर में स्थित मेनार। मेनार एक गांव है, उसी के पास ही रामसर का साइट को घोषित किया गया है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून से जस्ट पहले उसकी पूर्व संध्या पर यानी 4 जून की शाम को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह घोषणा की कि भारत के राजस्थान में पड़ने वाले इन क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट कितनी हो गई है? 91 हो गई है। इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी विशेष बताया गया है और कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह देश की एक बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। तो पर्यावरण संरक्षण की उपलब्धि को ही एक प्रकार से किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया जाना उसी ओर इंगित करता है कि हमारे जो प्रयास है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो बिल्कुल सही है और आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम उदयपुर में स्थित मेनार आर्द्र भूमि परिसर की बात करें तो ये एक मीठे पानी का मानसूनी आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसमें 3 तालाब शामिल हैं। कौन कौन से तालाब शामिल हैं? एक है ब्रह्म तालाब, एक है थंड तालाब और एक है खेड़ा तालाब, धंड तालाब। दूसरा इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि मानसून के दौरान खेतों में पानी भरने से 110 जल पक्षी प्रजातियों को यहां पर आश्रय मिलता है, जिसमें से लगभग 67 प्रवासी पक्षी होते हैं जल पक्षी प्रजातियों को, और जिसमें से 67 जो है प्रवासी पक्षी प्रजातियां होती हैं सामान्यतः। उल्लेखनीय अगर पक्षी प्रजातियों के बारे में बात करें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सफेद कूल्हे वाला गिद्ध यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा लंबी चोंच वाला गिद्ध यानी लॉन्ग बिल्ड वल्चर की उपस्थिति भी यहां पर सामान्यतः देखी जा सकती है। 70 से अधिक पौधों की प्रजातियां जैसे ब्रह्म तालाब के पास आम के पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों यानी फ्लाइंग फॉक्सेस को आश्रय देते हैं। और जब हम फ्लाइंग फॉक्सेस की बात करते हैं तो ये क्या है? ये चमगादड़ की एक प्रजाति है। किसकी? चमगादड़ की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से संबोधित करते हैं। यह स्थल जो है मेनार आर्द्र भूमि परिसर, ये सामुदायिक संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और स्थानीय निवासी शिकार और मछली पकड़ने से रोकते हैं। यानी जो स्थानीय निवासी हैं वो शिकार और मछली पकड़ने से यहां से रोकते हैं ताकि ये जो स्थल है इसका संरक्षण
इसका कंजर्वेशन अपने स्तर पर बना रहे, बल्कि न केवल बना रहे बल्कि और अधिक स्तर पर इसका कंजर्वेशन किया जाए। यानी सामुदायिक संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण मेनार आर्द्र भूमि के रूप में आप देख सकते हैं। दूसरा स्तर जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, वो है फलोदी में पड़ने वाला खीचन आर्द्र भूमि। तो खीचन आर्द्र भूमि आप जानते हैं कि जो फलोदी है वो पहले जोधपुर में पड़ता था, फिर इसे एक नया जिला बनाया गया और इस फलोदी के साथ साथ और भी राजस्थान में बहुत से नए जिले बनाए गए थे, जिसमें से कुछ जिलों को फिर वापस ले लिया गया, उनका नाम वापस ले लिया गया था। तो खीचन आर्द्र भूमि फलोदी में पड़ती है और थार मरुस्थल में स्थित है, जिसमें 2 जल निकाय शामिल है। यानी खीचन आर्द्र भूमि थार मरुस्थल में पड़ती है, जिसमें 2 जल निकाय हैं, एक है रातड़ी नदी और दूसरा है विजय सागर तालाब। यहां पर रेतीले किनारे, झाड़ियां और झरझरा क्षेत्र शामिल है। झरझरा क्षेत्र जो कि कैचमेंट एरिया है, जहां पर पानी भरा होता है, उससे झरझरा क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, कहा जाता है। जो सूखा सहिष्णु पौधा, यानी ऐसे पौधे जो कि सूखे को सहन कर लेते हैं, उनको आश्रय प्रदान कर देते हैं। अगर हम पक्षी प्रजातियों की विविधता की बात करें तो 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। विशेष पहचान इसकी किस प्रकार से की जा सकती है खीचन आर्द्र भूमि की? यहां पर प्रवासी कुर्जा यानी डेमोसेल क्रेन्स की भारी संख्या आपको देखने को मिलेगी और हर साल 22,000 से ज्यादा पक्षी ये यहां पर खीचन आर्द्र भूमि में आपको दिख जाएंगे। स्थानीय समुदाय किस प्रकार से इस क्षेत्र का संरक्षण करते हैं? बिजली लाइनों से पक्षियों के टकराने या आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने का कार्य स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। इससे पक्षी प्रजातियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, उनकी कंजर्वेशन को संरक्षित किया जाता है, इस क्षेत्र में कंजर्वेशन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पक्षी प्रेमियों, वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण क्षेत्र बना हुआ है। अगर हम रामसर साइट और रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसरण समय कब अस्तित्व में आया? 1971 में अस्तित्व में आया। और रामसर कहां पर पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, एक ट्रीटी है, जिसे 1971 में अपनाया गया था, हस्ताक्षरित किया गया था। कहां पर किया गया था? रामसर शहर में किया गया था और ये कहां पर पड़ता है? ईरान में पड़ता है। उद्देश्य क्या है? विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स को संरक्षित करना और उनके उपयोग को, उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। रामसर साइट्स उन आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के रूप में मान्यता दी गई हो। तो यहां पर आपने रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स की सामान्य जो रामसर साइट है उनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अगर हम आर्द्र भूमि की परिभाषा के बारे में बात करें तो कि वस्तुतः आर्द्र भूमि कहा किसको जाता है, तो इसमें दलदल, झीलें और नम भूमि आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे कृत्रिम हो, चाहे स्थायी हो, चाहे अस्थायी हो। मीठा, खारा या खारे पानी वाले क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं। जैसे ऐसे समुद्री क्षेत्र जो कम गहराई के होते हैं, जैसे कम लो टाइड के समय 6 मीटर से कम गहराई के होते हैं, ऐसे समुद्री क्षेत्रों को भी आप आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और इसके अंतर्गत मैंग्रोव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैंग्रोव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो समुद्री घास के मैदान है, समुद्री जो किनारे पर स्थित होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, समुद्री घास के मैदान। तो आप कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों को आर्द्र भूमियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये क्षेत्र जैव विविधता को संरक्षित करने के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मानव समाज के लिए अनगिनत पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं और किस प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं? जैव विविधता की क्रेडल माने जाते हैं, पालने माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता को संरक्षित करने की बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत बड़े स्तर पर ये जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में इनकी विशिष्ट भूमिका है, जिनको हम वेटलैंड्स के नाम से संबोधित करते हैं। तो किस प्रकार से ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं? जैसे जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो ताजे पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करती हैं। इनसे छन करके जो ग्राउंड वाटर है वो शुद्ध रूप में आपको प्राप्त होता है और इसलिए ताजे पानी की आपूर्ति को ये सुनिश्चित करती हैं। इसलिए इसके अलावा ये खाद्य श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और खाद्य श्रृंखला का एक आवश्यक अंग है। भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में इस प्रकार से इनकी भूमिका है। इसके अलावा समुद्र के पास स्थित और जो
समुद्र से बाहर भी जो स्थलों पर आर्द्र भूमियां हैं वो बहुत बड़े कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में भी काम करती है और इसलिए बाढ़ को नियंत्रित रखने, उसे एक प्रकार से एक ही क्षेत्र में सीमित करने में भी इनकी भूमिका है, बाढ़ नियंत्रण में इनकी भूमिका हो जाती है। भूजल पर पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में इनकी भूमिका है और जलवायु परिवर्तन शमन यानी जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन में इनकी भूमिका है। और जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन में इनकी किस प्रकार से भूमिका है? इनकी भूमिका इस प्रकार से है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, कार्बन को अवशोषित करने में इनकी भूमिका है। इसलिए अब जलवायु परिवर्तन की समस्या किस कारण से है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो वायुमंडल में उनके जितनी सांद्रता होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ गई है। और ग्रीन हाउस गैसेस की विशेषता है कि वो हीट को ट्रैप करती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे सामने आती है। और अगर वेटलैंड कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं, उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर बढ़ा हुआ कार्बन वायुमंडल में मौजूद है, उसकी सांद्रता बढ़ी हुई है, तो वेटलैंड्स उसको अवशोषित कर सकते हैं, उसका प्रयोग खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कर सकते हैं और बढ़ी हुई कार्बन की मात्रा को सीमित कर सकते हैं वायुमंडल में। और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इनकी विशिष्ट भूमिका मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन शमन मिटिगेशन में इनकी भूमिका है। तो यहां पर बात हुई वेटलैंड्स की। अब हम बात करते हैं टाइगर सफारी की। तो टाइगर सफारी का पूरा टॉपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि झारखंड सरकार राज्य की पहली टाइगर सफारी बनाने की एक योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक प्राकृतिक अनुभव प्रदान किया जाए। प्राकृतिक अनुभव प्रदान करके उसी पर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि मनुष्य और जानवर के बीच जो वाइल्ड लाइफ और मनुष्य के बीच जो संघर्ष की स्थिति है उसको कम से कम किया जा सके, उस संघर्ष को, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके और सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके। सफारी की स्थापना कहां पर की जाएगी? पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीही पश्चिमी वन परिक्षेत्र के किनारे पर की जाएगी। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। जो टाइगर सफारी की अवधारणा है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले हमारे सामने कब आया था? वर्ष 2012 में ये सबसे पहले हमारे सामने आया था। और किसके माध्यम से आया था? एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की पर्यटन संबंधी गाइडलाइंस के माध्यम से हमारे ये सामने आया था। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यटकों को सुनिश्चित रूप से बाघों के दर्शन कराना बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, जो सामान्य जंगल सफारी में संभव सामान्य तौर से नहीं हो पाता है। वर्ष 2016 में एनटीसीए ने सफारी में सिर्फ घायल, संघर्ष से प्रभावित, संघर्ष प्रवण और अनाथ बाघों को ही रखने की अनुमति दी थी। 2019 में इसमें बदलाव किया गया और चिड़ियाघर के बाघों को भी सफारी में रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसकी देखरेख किसको करनी थी? सेंट्रल जू अथॉरिटी को इसकी देखरेख करनी थी। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया और यह कहा कि जो टाइगर सफारी है वो कोर क्षेत्र, जो बाघ अभ्यारण्य है उसके कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र के बाहर ही स्थापित की जा सकती है, वरना स्थापित नहीं की जा सकती। और जब हम इसकी बात करते हैं कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र की, तो उसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी टाइगर रिजर्व है तो उसका सबसे अंदरूनी भाग, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती, और जो जंगल का सबसे ज्यादा वन्य जीवों के हिसाब से, प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से और पौधों के हिसाब से, वनस्पति के हिसाब से सबसे सघन क्षेत्र होता है, उसको हम कोर क्षेत्र मानते हैं। इस कोर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो सामान्यतः उसको हम बफर जोन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बफर जोन का प्रयोग आप शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं बहुत ही सीमित स्तर पर। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, जो उसने वर्ष 2024 में कहा, कि आप इन क्षेत्रों में टाइगर सफारी को स्थापित मत करिए, क्योंकि ये क्षेत्र, अगर आप यहां पर भी टाइगर सफारी स्थापित करते हैं तो इससे कोर क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। और क्योंकि वन्य जीवों का जो गमन है, उनका जो चलन है, जो आना जाना है, वो उस क्षेत्र में भी होता है, इससे भी वो प्रभावित हो सकते हैं। आप इसके बाहर का जो क्षेत्र है, जो फ्रिंज एरिया है, वहां पर टाइगर सफारी को स्थापित कर सकते हैं, ताकि वन्य जीवों को, वनस्पति को, प्राकृतिक संसाधनों को किसी प्रकार की हानि न हो। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में कहा था। झारखंड की जो प्रस्तावित सफारी है वो लगभग 150 हेक्टेयर वन भूमि में बनाई जाएगी और इसमें कोई भी जंगली बाघ नहीं, बल्कि बचाए गए घायल या अनाथ बाघ रखे जाएंगे। परियोजना में कम से कम, इसके परियोजना के माध्यम से कम 200 स्थानीय लोगों को रोजगार
मिलने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में, कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो स्थानीय समुदायों को, स्थानीय आदिवासी समुदायों को हाशिए पर धकेल सकते हैं, उनकी आजीविका के स्रोतों को कम कर सकते हैं। चारा पानी, पशु चराई और वनों से उपज संग्रह पर अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगता है तो स्थानीय आजीविका प्रभावित हो सकती है। वन अधिकार मंच के एक सदस्य ने यह कहा है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के इस प्रकार की टाइगर सफारी बनाना वस्तुतः वन अधिकार कानून 2006 का उल्लंघन है और इसलिए ग्राम सभाओं की सहमति लेना इस प्रकार की वन सफारी को स्थापित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये जो भूमि है वो वन प्रशासन के तहत आती है और कोई भी विस्थापन लोगों का यहां पर नहीं होगा। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं और सरकारी अधिकारियों ने उन चिंताओं को दूर करने का भी प्रयास किया है। अब हम पलामू टाइगर रिजर्व, जहां पर ये टाइगर सफारी प्रस्तावित है, उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पड़ता है। और कहां पर पड़ता है? झारखंड के लातेहार जिले में, लातेहार के पश्चिमी भाग में पड़ता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति के बारे में बात करें तो यहाँ साल के जंगल मिलेंगे, मिश्रित पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे और बांस के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है ये 3 नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है, कोयल नदी, बुरहा नदी और औरंगा नदी। इसके इतिहास और प्रशासन के बारे में बात करें तो वनों का यहाँ जो वैज्ञानिक प्रबंधन शुरुआत हुई थी वो 1864 से हुई थी, यानी पलामू में स्थित वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत 1864 से हुई थी। टाइगर रिजर्व का गठन कब किया गया था? 1974 में किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और भारत के सबसे पहले जो 9 टाइगर रिजर्व थे उसमें से एक पलामू टाइगर रिजर्व भी था। यह दुनिया का पहला अभ्यारण्य है, पहला सेंचुरी है जहां पर 1932 में पग मार्क यानी पद चिन्हों के आधार पर, पैरों के चिन्हों के आधार पर बाघों की गिनती की गई थी। और यह कार्य कब किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जेडब्ल्यू निकोलसन की देखरेख में यह कार्य किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के बारे में, जोन विभाजन के बारे में बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 1130 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1130 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। कोर एरिया जो बाघों का मुख्य आवास क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है लगभग 414 वर्ग किलोमीटर और जो बफर एरिया है उसका क्षेत्रफल है लगभग 715 या 716 वर्ग किलोमीटर। तो जो अभी कोर एरिया और बफर एरिया को आपको बताया गया था, तो कोर एरिया इतना है और बफर एरिया इसका पलामू टाइगर रिजर्व का इतना है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, सबाइंस गल को हाल ही में भारत में कहां देखा गया? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी नाल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी भारत नेपाल सीमा और ऑप्शन डी सुंदरवन। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में घोषित रामसर साइट खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन है 1994। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।